हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 8 के सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है मौलिक अधिकार और कर्तव्य। आज हम लोग इस चैप्टर के लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय दोनों प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो आप सभी बने रहें चैनल पे। वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर हमारे चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाकर देख सकते हैं और आप लोग समझ भी सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के इसमें जो चैप्टर में क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर क्या होगा। तो चलिए आपको हम रूबरू करवाते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये है आपका क्वेश्चन अति लघुत्तरीय का। देख सकते हैं यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं और अति लघुत्तरीय प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि अधिकार किसे कहते हैं। आपको बताना है कि अधिकार किसे कहते हैं। तो अधिकार का डिफिनेशन आपको यहाँ पे लिख दीजिए, परिभाषा उसका लिख दीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे अधिकार की परिभाषा को लिखा है, जिसमें लिखा है कि अधिकार वे हैं जो मनुष्यों को अपने समाज, राज्य और देश से प्राप्त होते हैं। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि जिस मनुष्य को या जिस व्यक्ति को अपने समाज, राज्य और देश से मांगे पूरी होती हों उसे हम लोग अधिकार कहते हैं। तो अधिकार का मतलब आप समझ गए होंगे कि अधिकार होता क्या है। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए कहता है कि मौलिक अधिकार का क्या अर्थ है, यानी मौलिक अधिकार हम लोग किसे कहते हैं, उनका क्या मतलब होता है। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो चलिए हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 2 का है कि वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए, वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है उसे मौलिक अधिकार कहलाता है या उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। यानी आप इसका अर्थ बताइएगा। मौलिक अधिकार का मतलब ये जीवन के लिए आवश्यक, ठीक है, जीवन के लिए आवश्यक अधिकार मौलिक अधिकार होता है। यानी यहाँ पे कुल टोटल बात करें तो ये जीवन जीने के लिए अधिकार ही मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है और इसका मतलब ही यही होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार क्या है, यानी प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को हम क्या कहते हैं या क्या इसका मतलब होता है। तो हमने यहाँ पे उत्तर में लिखा है कि यह वैसा मौलिक अधिकार होता है, यह वैसा मौलिक अधिकार होता है जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाता है। इसी को हम लोग प्राथमिक शिक्षा का अधिकार के नाम से जानते हैं। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व किस पर है। तो मौलिक जो अधिकार है उसके रक्षा का जो दायित्व होता है बच्चों, वो न्यायपालिका के पास होता है। हमने यहाँ लिखा भी है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व न्यायपालिका का होता है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कहता है यहाँ पे कि अपने देश में सूचना का अधिकार कब से कब लागू किया गया था। अपने देश में जो सूचना का अधिकार था वो कब से कब लागू किया गया था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका उत्तर भी हमने यहाँ पे लिखा है, आप लोग उत्तर में देखेंगे कि अपने देश में सूचना का अधिकार, अपने देश में सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया है। आप ध्यान रखेंगे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 अक्टूबर 2005 से अपने देश में सूचना का अधिकार लागू किया गया था। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य दायित्व क्या होता है, या जो कह सकते हैं यहाँ पे कि जो मानवाधिकार आयोग है उसका क्या काम होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए इसका उत्तर हमने यहाँ पे लिखा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो मुख्य दायित्व होता है वह किसी व्यक्ति के अधिकारों के हनन कहने का मतलब उसके जो अधिकार है उसका दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है, उसका जो अधिकार दिया गया है उससे छीना तो नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे हनन का प्रयोग हमने किया है। तो कहता है
कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य दायित्व किसी व्यक्ति के अधिकारों के हनन होने पर रोक लगाने का दायित्व होता है। यानी कहने का इसका मतलब है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है वो किसी भी व्यक्ति का जब अधिकार छीना जाएगा या हनन होगा तो वो उस पर रोक लगाएगा, ये उसका कर्तव्य होता है या इसका पावर होता है, ऐसे आप कह सकते हैं, तथा उनके अधिकार दिलाने में मदद करना होता है। ये सब इनका काम होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार का। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस वर्ष सम्मिलित किए गए, मौलिक कर्तव्य किस वर्ष सम्मिलित किए गए थे। बढ़िया इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कहता है 7 नंबर में कि संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस वर्ष सम्मिलित किए गए। इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि 1976 ईस्वी में संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। और मौलिक कर्तव्य क्या होता है ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है, और नहीं तो आगे के आने वाले क्वेश्चंस में इसका उत्तर और इसको समझाते हुए आपको जरूर चलेंगे। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। जो अब हम लोगों का क्वेश्चन आएगा बच्चों वो यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न का आएगा। आप देख पा रहे होंगे लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि संविधान में आरक्षण क्यों और किनके लिए किया गया है। जो आरक्षण हम लोग बात करते हैं, जो छूट की बात करते हैं, वो किनके लिए किया गया था और क्यों किया गया था, इसके बारे में हम आइए आज के इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में जानते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लघुत्तरीय का उत्तर हमने यहाँ पे लिखा है कि संविधान में आरक्षण समानता को सुदृढ़ करने के लिए व्यवस्थित किया गया है और ये आरक्षण समाज के कमजोर वर्गों जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, आप समझ पाए होंगे इन दोनों का मतलब क्या है, ये क्यों किया गया और किनके लिए किया गया। क्यों किया गया कि समानता को हम सुदृढ़ करेंगे और किनके लिए करेंगे, तो ये जनजाति जो अनुसूचित जनजाति हैं, पिछड़ी जाति हैं या अनुसूचित जाति है, उनको लिए ये चीज़ किया गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि भारतीय नागरिक के किन्हीं 4 स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख करिए। यानी भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता के अधिकार वर्णित किया गया है वो चारों अधिकार कौन कौन से हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 4 का नाम लिखना है या 4 के बारे में बताना है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि भारतीय संविधान ने स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को कई तरह के स्वतंत्रताएं प्रदान की है, जिनमें से 4 निम्नलिखित हैं। फर्स्ट का बात यहाँ पे हमने लिखा है कि कोई भी व्यक्ति भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कर सकता है। अगर आपको इसको हम रूबरू फिगर के माध्यम से कराएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने बुक में, जब आप अपना बुक पलटेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे आपको स्वतंत्रता के अधिकार हैं। ठीक है, आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट फिगर आपके स्वतंत्रता के अधिकार को देता है, जिसमें एक व्यक्ति देखिए यहाँ पे भाषण दे रहा है, एक व्यक्ति पढ़ रहा है और एक व्यक्ति क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो आपका दिया गया है उसमें कह सकते हैं भाषण तथा विचार की अभिव्यक्ति या विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, ये आपको फर्स्ट में दिए गए हैं। सेकंड में देखिए यहाँ पे कहा गया है कि शांतिपूर्वक बिना हथियार के जमा आप लोग हो सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा व्यक्ति खड़ा हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये सारे के सारे हमारे संविधान में स्वतंत्रता है, तभी हम लोग जुलूस निकाल पाते हैं, तभी हम लोग किसी तरीके का भीड़ भाड़ मेला वगैरह की व्यवस्था करते हैं, ये हमारा अधिकार है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता कहने का मतलब आप 5-10 कमेटी मिलकर के कोई भी एक संघ बना सकते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा नवयुवक संघ। तो नवयुवक संघ क्या है, तो ये हमारे संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार है, तभी हम लोग इस तरह के संघ को बना पाते हैं।
फिर उसके बाद आता है कि आप किसी देश के किसी भी हिस्से में आ जा सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं। जैसे अपना कंट्री है तो आप ट्रेन से भी ट्रैवल कर सकते हैं, फ्लाइट से भी ट्रैवल कर सकते हैं और शिप से भी ट्रैवल कर सकते हैं। आपको पूर्ण आज़ादी रहेगी अपने ही देश में घूमने के लिए और अपने ही देश में बसने के लिए। आप कहीं भी बस सकते हैं। यदि आप बिहार के हैं तो आप राजस्थान में बस सकते हैं, उड़ीसा में बस सकते हैं, मध्य प्रदेश में, यानी कहीं भी आप बस सकते हैं। ये आपको आज़ादी है, ये आपकी स्वतंत्रता है। फिर उसके बाद कहता है कि पेशा, कारोबार तथा शिक्षा के अधिकार की स्वतंत्रता, यानी आप कोई भी पेशा चुन सकते हैं। आप ये जरूरी नहीं है कि यदि आप ठाकुर हैं यानी नाई हैं तो सिर्फ बाल काटने का काम चुनिए। आप कोई भी काम को चुन सकते हैं, ये आपका अधिकार है। साथ में कारोबार करने के लिए भी आपको पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। यानी कहने का इसका मतलब है कि आप केवल और केवल एक कारोबार नहीं कर सकते हैं, कई भी कारोबार कर सकते हैं, आप पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कहता है कि जो अधिकार है, आपको शिक्षा के अधिकार वगैरह जो हैं वो सब समान रूप से आपको मिलेगा, आपको किसी तरीके का कोई तकलीफ नहीं होगा। तो ये सारे के सारे हम लोग का अधिकार है। तो आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे, ये सारे के सारे स्वतंत्रता जो हम लोगों को दी गई है इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप अच्छे से यहाँ पे देखिए और इसका उत्तर जानिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का क्या तात्पर्य होता है। यानी धार्मिक जो स्वतंत्रता हम लोगों को दी गई है इसका मतलब क्या होता है। तो आइए इस प्रश्न का भी उत्तर हम आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में इसका उत्तर लिखा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म अपनाने तथा इसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार धर्म को मान सकता है। यदि आप हिंदू हैं तो जैन मान सकते हैं, बौद्ध मान सकते हैं, ईसाई मान सकते हैं। आपको कोई पाबंदी नहीं दी गई है, आपको ऊपर कोई किसी तरह का लगाम नहीं है। यही होता है धार्मिक स्वतंत्रता। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हम लोगों का प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शिक्षा की रक्षा के लिए कौन से अधिकार दिए गए हैं। अल्पसंख्यक का मतलब होता है वैसे लोग या वैसे समुदाय या वैसे जाति जिनकी संख्या अपने कंट्री में, अपने भारत में बहुत कम है, उनकी शिक्षा, उनकी संस्कृति के रक्षा के लिए कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तो हमने यहाँ पे उत्तर में लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 का कि भारत के सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने के लिए शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार प्राप्त है। यानी उन लोगों को ये अधिकार दिया गया है कि आप अपनी शिक्षा में, अपनी भाषा में, अपनी लिपि में, अपनी संस्कृति में शिक्षा का ग्रहण कर सकते हैं। आपके ऊपर किसी तरीके का कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये हमारे कंट्री का विविधता है और हमारे कंट्री का ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि संविधान में वर्णित समता के अधिकार के मुख्य 4 बिंदुओं का उल्लेख करें। यानी अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें समता के अधिकार दिए गए हैं। समता का मतलब होता है बराबर का अधिकार। तो बराबर के अधिकार में 4 बिंदुओं का लिखना है। वो 4 बिंदु कौन कौन से हैं। तो चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर हम आपको दिखाते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि समता के अधिकार का 4 मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। फर्स्ट बिंदु में कहा गया है कि सभी लोगों को कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। ये समता का अधिकार के अंतर्गत आता है कि सभी लोगों को जो कानून है वो बराबर सुरक्षा देगा, सभी को एक नज़र से देखेगा। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2 कहता है सरकार किसी के साथ उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकेगा। नंबर 3 में हमने लिखा है कि सार्वजनिक स्थलों जैसे कि दुकान, होटल, सड़क, खेल का मैदान इत्यादि में
किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता है। किसी भी धर्म के लोग, किसी भी जाति के लोग उसमें घुस सकते हैं, खेल सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 में हमने लिखा है कि रोजगार के मामले में, यानी हम लोगों के जो जीविका उपार्जन का जो प्रणाली होता है उसमें राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। सरकार में किसी पद की नियुक्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की समानता है या अवसर के लिए कोई रोक टोक नहीं की गई है। तो ये सारे के सारे समता के अधिकार हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में वर्णित हैं। अब आइए अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन कहता है कि मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के तालमेल क्यों आवश्यक है। तो आप सभी को पता होगा कि आप लोगों को कोई भी व्यक्ति को अधिकार दिया जाता है तो उसको कर्तव्य भी दिया जाता है, ताकि वो मौलिक अधिकार का या अपने अधिकार का दुरुपयोग ना करे। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कि मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों में तालमेल बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि नागरिकों के अधिकार के साथ साथ उनके कर्तव्यों का ध्यान होना चाहिए, जिससे अधिकारों का दुरुपयोग ना हो और वो गलत रास्ते ना जाएं और अपने जो संविधान है उसके पक्ष में, या कह सकते हैं उसके जो दिए गए पॉइंट्स हैं उन पे वो ध्यान रखें। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारत के नागरिकों के किन्हीं चार मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करें। यानी भारत के मौलिक कर्तव्य क्या क्या है नागरिकों का, तो आइए इन चारों पॉइंट्स को देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है कि भारत के नागरिकों के 4 मौलिक कर्तव्य निम्न प्रकार से हैं। फर्स्ट में कहा गया है कि भारत के जब नागरिक आप हैं तो जो इन भारत का संविधान है उनका आप अच्छे से पालन कीजिएगा। उनका जो आदर्श है, सिद्धांत है और उनके जो संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज हैं और राष्ट्रगान है, उनको आपको आदर करना पड़ेगा। आप उनको आदर करेंगे, आप उनको देख करके आपके अंदर की जो भावना है वो भावना को जगाना है और हमेशा आप संविधान के प्रति सजग रहेंगे। फिर सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना सदा तैयार रहना पड़ेगा प्रत्येक नागरिकों को। फिर कहा गया है कि सभी भेदभाव भुला करके भाईचारा का संबंध रखना है। और 4 पॉइंट में हमने लिखा है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करना है। सार्वजनिक संपत्ति कहने का मतलब जैसे भारतीय रेल वगैरह हो गए, तो इन सभी को आपको रक्षा करना है, ये नहीं कि इन सभी को आपको आग के हवाले कर देना है। तो ये सारे हम लोगों का कर्तव्य होते हैं और हम लोग इस कर्तव्य का अच्छे से स्वेच्छापूर्वक निर्वहन करना चाहिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि संविधान में मौलिक अधिकारों की अनिवार्यता पर एक टिप्पणी लिखें। यानी आप इसके ऊपर ये बताइए कि मौलिक अधिकार की अनिवार्यता क्यों हुई, तो इन चीज़ों का आपको उत्तर देना है। तो आइए हम आपको आपके बुक में ही रूबरू करवा देते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। तो देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा संविधान में मौलिक अधिकारों की अनिवार्यता, यानी क्या इसकी अनिवार्यता है। तो आइए देखिए यहाँ पे लिखा है कि मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। लोकतंत्र में मौलिक अधिकारों की अनिवार्यता बहुत अधिक है। जैसे कि फर्स्ट में लिखा है कि लोकतंत्र में शासन का उद्देश्य लोक कल्याण होता है। इसमें प्रायः बहुमत दल का शासन होता है। इस स्थिति में इस बात की संभावना हो जाती है कि कहीं बहुमत दल के लोग अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी न करें तथा उनके विकास का समान अवसर नहीं मिले। अतः संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश कर दिया जाता है, जिससे बिना किसी भेदभाव के उन सभी का भी उपयोग कर सके और वे लोग भी अपने आर्थिक विकास कर सकें। तो ये आपके बुक में ही दिया गया है, तो आप अपने बुक से ही इसको अच्छे से लिख लीजिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे लिखा भी गया है, देख लीजिए कि लोकतंत्र में समानता। देखिए यहाँ पे लिखा है लोकतंत्र में समानता
स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता जैसे सिद्धांतों की रक्षा के लिए संविधान में अधिकारों की अनिवार्यता है। तो आप ये भी पॉइंट सिर्फ लिख सकते हैं, तो कोई ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस पे। जो हम लोगों का अगला क्वेश्चंस आता है वो ये है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि समता के अधिकार के दो प्रावधानों का उल्लेख कीजिए जिसमें धर्मनिरपेक्षता की बात संपुष्ट होती है। यानी धर्मनिरपेक्ष की जो बात कही गई है वो पूरे तरीके से सेटिस्फाइड होती है। तो आइए हम आपको इस प्रश्न का भी उत्तर रूबरू आपको करवा देते हैं आपके ही बुक से। तो देखिए आपके पास यहाँ पे दी गई है समता के अधिकार, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, अब तो बहुत अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है समता के अधिकार। अब ये समता के 5 यहाँ पे आपको अधिकार दिए गए हैं, इनमें से आपको धर्मनिरपेक्ष की बात करी गई है। तो आप ख बिंदु को देखिए और उसके बाद आप घ बिंदु को देखिए। ख में कहा गया है कि सरकार किसी के साथ उसके जाति, धर्म, समुदाय, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। यानी इसका मतलब है कि हमारे कंट्री में, हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष को सुदृढ़ किया गया है और धर्मनिरपेक्ष को हमेशा दिखाया गया है। फिर उसके बाद कहा गया है कि रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। सरकार में किसी पद पर नियुक्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर ये दोनों पॉइंट्स लिख करके कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अल्पसंख्यकों को दी गई शिक्षा और संस्कृति के अधिकार से धर्मनिरपेक्षता कैसे सुदृढ़ होती है। यानी कहने का इसका मतलब है कि जो अल्पसंख्यक को शिक्षा एवं संस्कृति का जो अधिकार दिए हैं, इससे धर्मनिरपेक्ष शब्द कैसे बनता है या कैसे मजबूत होता है। तो आइए इस प्रश्न का भी उत्तर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि अल्पसंख्यकों को दी गई शिक्षा और संस्कृति के अधिकार से धर्मनिरपेक्षता सुदृढ़ होती है, क्योंकि संविधान में स्पष्ट किया गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं। किसी भी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से रोका नहीं जा सकता है। तो इन कारणों से यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो सुदृढ़ होता है। और आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आपके चैप्टर में अति लघुतरीय प्रश्न तक हमने जो बात करी थी वो क्वेश्चन नंबर 10 ही है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो और अगले कंटेंट के साथ। कैसा लगा आज का ये वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।